नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका CGPSC एवेन्यू यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं रीजनिंग सीरीज़ का एक और नया वीडियो, जिसमें हम एनोलॉजी का पार्ट 2 देखेंगे। एनोलॉजी का पार्ट 1 वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, जिसमें CGPSC और CG व्यापम के लगभग 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था। और आज के इस वीडियो में बाकी बचे हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो अगर आप ये दोनों पार्ट पूरा देख लेते हैं तो आपका एनोलॉजी वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 50 तक ऑलरेडी हमने पार्ट 1 में डिस्कस कर लिया है। तो आज का जो 51वां क्वेश्चन है, ये CG व्यापम के एग्ज़ाम में 2018 में पूछा गया था। इसमें आपको यहाँ 3 शब्द दिख रहे होंगे। ये है पहला, ये है दूसरा, ये है तीसरा, और यहाँ जो चौथा आएगा उसके जगह में क्वेश्चन मार्क है। तो इस चौथे के जगह में इन चारों ऑप्शन में से एक आने वाला है। तो इस चौथे स्थान पर क्या आएगा, ये पता लगाने के लिए हमें इस पहले और दूसरे के बीच में कुछ पैटर्न खोजना पड़ेगा। और उसी प्रकार का पैटर्न जब हम तीसरे और चौथे के बीच में लगाएंगे तो हमें ये क्वेश्चन मार्क का वैल्यू मिल जाएगा। तो जब आप इस पहले और दूसरे को देखेंगे तो आपको यहाँ एक पैटर्न दिख रहा होगा। यहाँ जो NEU लिखा है वो स्टार्टिंग में है, लेकिन इस दूसरे शब्द में ये लास्ट में चला गया है। मतलब NEU जो यहाँ था वो आखिरी में चला गया है। उसके बाद यहाँ जो TIC दिख रहा है वो यहाँ शुरू में आ गया है। मतलब जो आखिरी में था वो शुरू में आ गया है। और बीच में जो RO लिखा हुआ था वो अभी भी बीच में ही है। तो उसी प्रकार का पैटर्न जब हम इस तीसरे और चौथे शब्द के बीच बनाएंगे तो यहाँ जो PSY शुरू में है वो PSY लास्ट में चला जाएगा। और यहाँ जो TIC लास्ट में है वो TIC यहाँ शुरू में आ जाएगा। और बीच में जो CHO दिख रहा है वो अभी भी बीच में ही रहेगा। तो जिस भी ऑप्शन में TIC CHO PSY होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो हमें इस प्रकार का पैटर्न दिख रहा है ऑप्शन सी में, TIC CHO PSY। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब भी आपके स्क्रीन पर कोई नया सवाल दिखता है तो आप सबसे पहले वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद खुद से सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। उसके बाद आप वीडियो को फिर से प्ले करके अपना आंसर यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। तो सवाल में यहाँ भी 3 शब्द दिख रहे होंगे, 1, 2 और 3। इसमें हमें पहले और दूसरे के बीच में कुछ पैटर्न खोजना है और उसी पैटर्न का यूज़ करते हुए तीसरे को देखकर चौथे का वैल्यू बताना है। तो यहाँ आपको इन सभी में एक पैटर्न दिख रहा होगा। इसमें जो स्टार्टिंग के 2 लेटर हैं ये लगातार 2 अल्फ़ाबेट हैं। F के बाद G आता है, B के बाद C आता है, V के बाद W आता है। तो यहाँ पर जो भी शब्द आएगा उसमें स्टार्टिंग के 2 लेटर लगातार 2 अल्फ़ाबेट वाले होंगे। तो अब हम ऑप्शन में चेक करते हैं। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है N के बाद K। तो N के बाद K नहीं आता है तो यह हमारा आंसर नहीं होगा, हम इसको काट देंगे। इसके बाद ऑप्शन बी में दिया है GF। तो G के बाद F नहीं आता है तो यह भी हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन सी में H के बाद I दिया है तो H के बाद I आता है, यह हमारा आंसर हो सकता है। और ऑप्शन डी में O के बाद P दिया है तो O के बाद P ही आता है, यह भी हमारा आंसर हो सकता है। अब हम कुछ दूसरा पैटर्न देखते हैं। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा E के बाद आता है F और G, A के बाद आता है B और C, U के बाद आता है V और W। तो इसी प्रकार का पैटर्न जब हम ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में बनाने का ट्राई करते हैं तो ऑप्शन सी में लिखा हुआ है H और I। तो H और I के पहले आता है G, तो यहाँ होना चाहिए G। और यहाँ लिखा हुआ है O और P, तो O और P के पहले होना चाहिए N, तो यहाँ आना चाहिए N। लेकिन यहाँ HI के बाद J दिया हुआ है तो हम ऑप्शन सी को भी काट देंगे। और ऑप्शन डी हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको पूरे सवाल में सारे पैटर्न चेक करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक एक स्टेप करके आगे बढ़ते जाइए और ऑप्शन एलिमिनेट करते जाइए। इस तरह से आप अपने आंसर तक जल्दी पहुंच सकते हैं। इसके बाद जो हमने अगला सवाल लिया है ये CGPSC के असिस्टेंट डायरेक्टर के एग्ज़ाम में 2017 में पूछा गया था। तो यहाँ भी आपको 3 शब्द दिख रहे होंगे। इन तीनों में से हमें पहले और दूसरे के बीच पैटर्न खोजना है और उसका यूज़ करते हुए तीसरा और चौथा यहाँ पर बनाना है। तो पहले और दूसरे में आपको यहाँ एक पैटर्न दिख रहा होगा। यहाँ पहले नंबर पर लिखा हुआ है L और यहाँ पहले नंबर पर लिखा हुआ है N। मतलब M को छोड़ करके N लिखा गया है। उसके बाद U के बाद V छोड़कर यहाँ W लिखा गया है। और C के बाद D छोड़कर यहाँ E लिखा गया है। मतलब एक एक छोड़कर शुरू के 3 लेटर लिखे गए हैं। तो यहाँ जब हम इस प्रकार की पैटर्न बनाने की कोशिश करते हैं तो H के बाद I छोड़कर यहाँ हो जाएगा J, A के बाद B छोड़कर यहाँ हो जाएगा C और R के बाद S छोड़कर यहाँ हो जाएगा T।
तो जिस भी ऑप्शन में स्टार्टिंग के 3 लेटर JCT होंगे वो हमारा आंसर होगा। तो इस प्रकार के JCT हमें सिर्फ एक ही ऑप्शन में देखने को मिलता है, ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमें यहाँ पूरा पैटर्न भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रकार आप एग्ज़ाम में ऑप्शन एलिमिनेट करके जल्दी अपने आंसर तक पहुँच सकते हैं। अब आगे सवाल हल करने से पहले आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। जैसे आप सभी को ही पता होगा कि इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, A B से चालू करते हुए लास्ट में Y और Z तक। तो आपको इन सभी का नंबरिंग याद होना चाहिए। जैसे A का नंबरिंग हम 1 कर देते हैं, B का 2 कर देते हैं, इस तरह 3 4 5 करते हुए जब हम Y तक पहुंचेंगे तो Y का नंबर आ जाएगा 25 और Z का नंबर आ जाएगा 26। तो आपको इन सारे लेटर्स के नंबरिंग याद होना चाहिए। तो इन सभी लेटर्स का नंबरिंग याद करने का एक ट्रिक होता है। अगर आपको वो ट्रिक नहीं पता है तो आप कमेंट करके बताइए, हम उसका एक अलग से छोटा वीडियो बना देंगे। तो जब आपको सारे अल्फ़ाबेट के नंबर पता हों तो B का नंबरिंग हो जाता है 2 और D का नंबरिंग हो जाता है 4। हम इन सब के रेस्पेक्ट में इनके नंबर लिख लेंगे। Y का हो जाता है 25 और W का हो जाता है 23। इसी तरह से G का हो जाएगा 7 और I का हो जाएगा 9। तो जब आप इस प्रकार से अल्फ़ाबेट को नंबर में बदल लेते हैं तो आपको पैटर्न खोजने में आसानी होती है। तो यहाँ से आपको एक पैटर्न दिख रहा होगा। यहाँ स्टार्टिंग में लिखा हुआ है 2 और यहाँ स्टार्टिंग में लिखा हुआ है 25। यहाँ लिखा हुआ है 4 और यहाँ लिखा हुआ है 23। तो यहाँ से आपको एक पैटर्न दिख रहा होगा कि जब हम इस 2 और 25 को जोड़ते हैं तो 27 आ रहा है। जब हम इस 4 और 23 को जोड़ते हैं तो यहाँ भी 27 आ रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ जो भी लेटर आएगा अगर हम उसके नंबरों को आपस में जोड़ें तो वहाँ भी 27 आना चाहिए। तो यहाँ लिखा हुआ है 7 और 7 में जब हम 20 जोड़ेंगे तभी हमें मिलेगा 27। तो यहाँ हमें लिखना है 20वां लेटर। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है 9, तो 9 में जब हम 18 जोड़ते हैं तब आता है 27। तो हमें यहाँ पर लिखना है 18वां लेटर। तो 20वां लेटर आपको पता होगा, 20वां लेटर होता है T और 18वां लेटर होता है R। तो जिस भी ऑप्शन में TR होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो TR हमको दिख रहा है ऑप्शन B में, तो ऑप्शन B इसका करेक्ट आंसर है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं जब आप सारे अल्फ़ाबेट के नंबर याद कर लेते हैं तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होती है। इसके बाद जो हमने अगला सवाल लिया है, यहाँ भी आपको पहले और दूसरे के बीच में पैटर्न खोजना है और उस पैटर्न का यूज़ करते हुए तीसरा और चौथा यहाँ पर बनाना है। तो अगर आपको पैटर्न खोजने में परेशानी हो रही है तो सबसे पहले आप इसमें सारे अल्फ़ाबेट की नंबरिंग कर लीजिए। तो A का हो जाता है 1, D का हो जाता है 4, H का हो जाता है 8, Z का हो जाता है 26, W का 23 और S का 19। उसके बाद यहाँ C का हो जाएगा 3, F का हो जाएगा 6 और J का हो जाएगा 10। तो जब आप इस प्रकार से नंबरिंग कर लेते हैं तो आपको पैटर्न खोजने में आसानी होती है। तो यहाँ आपको एक पैटर्न दिख रहा होगा। यहाँ पहले और पहले दोनों को जोड़ने से आ रहा है 27, दूसरे और दूसरे को जोड़ने से आ रहा है 27 और तीसरे को जोड़ने से आ रहा है 27। तो इसी प्रकार का पैटर्न यहाँ भी बनेगा। तो 3 में हम क्या जोड़ें कि 27 मिल जाए, तो 3 में हम जोड़ेंगे 24। उसके बाद 6 में हम क्या जोड़ें कि 27 आ जाए, तो 6 में हम जोड़ेंगे 21 और 10 में हम जोड़ेंगे 17। इसका मतलब यहाँ जो भी लेटर आएगा वो 24वें, 21वें और 17वें अल्फ़ाबेट को लिखने से आएगा। तो 24वें नंबर पर होता है X, 21वें नंबर पर होता है U और 17वें नंबर पर होता है Q। तो जिस भी ऑप्शन में X U Q लिखा होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो X U Q लिखा हुआ है ऑप्शन D में, तो ऑप्शन D इसका करेक्ट आंसर है। ये सवाल CGPSC के स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस के एग्ज़ाम में 2017 में पूछा गया था। तो इसमें भी उसी प्रकार का पैटर्न खोजना है। तो सबसे पहले आप इन सारे अल्फ़ाबेट को नंबर में चेंज कर लीजिए और जब आप इनको नंबर में चेंज करेंगे तो आपको पैटर्न आसानी से दिखाई देगा। तो J का हो जाता है 10, K का हो जाता है 11, L का 12 और M का 13। उसके बाद N का हो जाएगा 14, O का 15, P का 16 और Q का 17। तो यहाँ आपको आसानी से अब पैटर्न यहाँ दिखाई दे रहा होगा। इन सभी में 4 जोड़ करके दूसरा शब्द बनाया गया है। जैसे 10 में 4 जोड़े तो आ गया 14, 11 में 4 जोड़ने पर आ गया 15, 12 में 4 जोड़ने पर आ गया 16 और 13 में 4 जोड़ने पर आ गया 17। तो जब हम यहाँ भी नंबरिंग करेंगे DEFG का, तो D का नंबरिंग हो जाता है 4, E का हो जाता है 5, F का 6 और G का 7। तो जब हम इन सभी में 4 जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा 8, 9, 10, 11। मतलब हमें 8वां, 9वां, 10वां और 11वें नंबर का अल्फ़ाबेट लिखना है। तो 8वें नंबर पर हमारा आता है H, 9वें नंबर पर I, 10वें पर J और 11वें पर K।
तो जिस भी ऑप्शन में HIJK लिखा होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो HIJK लिखा हुआ है ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ भी हमें अल्फ़ाबेट वाला पैटर्न दिया है, तो अल्फ़ाबेट वाले सवालों को हल करने के लिए सबसे पहले आप सारे अल्फ़ाबेट को नंबर में चेंज कर दीजिए। तो जब हम बी को नंबर में चेंज करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2, ई में आ जाएगा 5, सी में 3 और डी में 4। उसके बाद एफ में आ जाएगा 6, एल में 12, एच में 8 और जे में 10। तो यहाँ हमने पहले और दूसरे शब्द में सारे अल्फ़ाबेट को नंबर में चेंज कर दिया है। और नंबर में चेंज करने के बाद अब हम यहाँ पर आसानी से पैटर्न खोज सकते हैं। जैसे यहाँ 2 से 6 तक पहुँचने के लिए 4 ऐड किया हुआ है। उसके बाद 5 से 12 तक पहुँचने के लिए 7 ऐड किया हुआ है। 3 से 8 तक पहुँचने के लिए 5 ऐड किया हुआ है। और 4 से 10 तक पहुँचने के लिए 6 ऐड किया हुआ है। तो इसका मतलब यहाँ जो भी आंसर आएगा उसमें 4, 7, 5 और 6 ऐड करने के बाद ही ये QWSU आने वाला है। तो सबसे पहले हम इस QWSU का नंबरिंग कर लेते हैं। तो Q का नंबरिंग हो जाता है 17, W का हो जाता है 23, S का हो जाता है 19 और U का हो जाता है 21। इसके बाद हमें बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। तो यहाँ पर अभी हम 4 ब्लैंक ले लेते हैं, इन चारों को हमें भरना है। और यहाँ पर जो भी लेटर आएगा उसमें 4 जोड़ने के बाद ही ये 17 आएगा। यहाँ जो भी आएगा उसमें 7 जोड़ने के बाद यहाँ 23 आएगा। इसके बाद यहाँ 5 जोड़ने पर 19 आएगा और 6 जोड़ने पर यहाँ 21 आएगा। ये 4, 7, 5, 6 हमने यहाँ लिख लिया है। तो यहाँ पर ऐसा कौन सा संख्या लिखें जिसमें 4 जोड़ने पर 17 आएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 13। इसके बाद यहाँ ऐसा क्या लिखें जिसमें 7 जोड़ने पर 23 आता है। तो यहाँ हम लिख लेंगे 16। फिर यहाँ ऐसा क्या लिखें जिसमें 5 जोड़ने पर 19 आता है। तो यहाँ हम लिख लेंगे 14। उसके बाद लास्ट में हमें लाना है 21 6 जोड़ने के बाद। तो यहाँ हम लिख लेंगे 15। तो यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा 13, 16, 14 और 15। तो 13वां लेटर होता है M, 16वां लेटर होता है P, 14वां लेटर होता है N और 15वां लेटर होता है O। तो जिस भी ऑप्शन में MPNO होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो MPNO लिखा हुआ है ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगले सवाल में फिर से आपको अल्फ़ाबेट वाला पैटर्न दिख रहा है। तो यहाँ आपको फिर से सारे लेटर्स की नंबरिंग कर लेनी है। लेकिन जब आप सारे लेटर्स की नंबरिंग करेंगे तो आपको इसमें कुछ समय लग सकता है, लेकिन ये सवाल बहुत ही ईजी है। यहाँ डायरेक्ट पैटर्न हमको यहाँ से दिख रहा है कि U के बाद V लिखा हुआ है, H के बाद I लिखा हुआ है, C के बाद D, D के बाद E और N के बाद O। तो उसी प्रकार का पैटर्न जब हम यहाँ बनाने का ट्राई करते हैं तो O के बाद आ जाएगा P, K के बाद L, Z के बाद A, X के बाद Y, D के बाद E और Q के बाद आ जाएगा R। मतलब जिस भी ऑप्शन में PLAYER होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो PLAYER लिखा हुआ है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो इस प्रकार सारे सवालों में ही आपको अल्फ़ाबेट को नंबर में बदलने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपको आसानी से पैटर्न दिखाई दे रहा है तो आप डायरेक्ट भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद जो हमने अगला सवाल लिया है ये CGPSC प्री के एग्ज़ाम में 2019 में पूछा गया था और ये भी अल्फ़ाबेट के पैटर्न वाला सवाल है। तो अल्फ़ाबेट के पैटर्न वाले सवालों को सबसे पहले आपको नंबर में बदलना होता है। लेकिन यदि आपको डायरेक्ट पैटर्न बिना नंबर में बदले ही समझ आ रहा है तो आप बिना नंबर में बदले ही सवाल में आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ हम हर एक सवाल को अलग अलग मेथड से सॉल्व करना सिखाएंगे और जिस भी मेथड को आपको एग्ज़ाम में सबसे पहले समझ आता है आप उसी मेथड का यूज़ करके सवाल में आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ जब हम देखते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है N और यहाँ लिखा हुआ है O, मतलब 2 लगातार अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है। तो उसी प्रकार का 2 लगातार अल्फ़ाबेट जब हम यहाँ लिखते हैं तो T के बाद आ जाता है U। तो जिस भी ऑप्शन में स्टार्टिंग में U होगा वही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ स्टार्टिंग में U नहीं है और यहाँ स्टार्टिंग में U नहीं है, तो ऑप्शन बी और ऑप्शन डी यहाँ एलिमिनेट हो जाएगा। उसके बाद दूसरे नंबर पर यहाँ लिखा हुआ है H और यहाँ लिखा हुआ है G, मतलब इस बार दूसरे शब्द से पहले शब्द की ओर आया है। यहाँ G और यहाँ H, तो यहाँ भी हमें दूसरे से पहले की ओर आना होगा। तो L से पहले क्या आता है? L से पहले आता है K, तो यहाँ आ जाएगा K। इसके बाद तीसरे नंबर का अल्फ़ाबेट देखते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है P और यहाँ लिखा हुआ है Q, मतलब P के बाद इधर आकर ये हो गया है Q। तो यहाँ से J के बाद इधर आकर हो जाएगा K।
जिस प्रकार यहाँ P के बाद Q आया था उसी प्रकार यहाँ J के बाद K आ जाएगा। तो जिस भी ऑप्शन में UKK लिखा होगा वो आंसर हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ये सवाल CGPSC प्री 2019 में पूछा गया था। तो यहाँ आपको पहले पैटर्न पता करना है। तो यहाँ पहले शब्द में आपको दिख रहा होगा TALE और यहाँ दिख रहा होगा LATE, मतलब इन चारों अल्फ़ाबेट का यूज़ करके ही दोनों शब्द बनाए गए हैं। यहाँ TALE है और यहाँ LATE है, मतलब इन सभी का पोजीशन इंटरचेंज कर दिया गया है। तो इस प्रकार यहाँ पर जो भी शब्द आएगा उसमें CAF और E ही यूज़ होगा, इनका पोजीशन अलग अलग हो सकता है। तो अब हम यहाँ से पैटर्न पता करेंगे कि टी का पोजीशन जो यहाँ पहले नंबर पर था वो यहाँ जाकर हो गया है तीसरे नंबर पर। तो यहाँ पर जो पहले नंबर पर रहा होगा वो यहाँ जाकर तीसरे नंबर पर आ गया होगा। तो यहाँ हम लिख लेते हैं CAFE। इसका मतलब जो भी यहाँ पहले नंबर पर रहा होगा वो यहाँ तीसरे पर आ गया होगा। तो यहाँ तीसरे पर आया है F, तो इसका मतलब F यहाँ पहले पर रहा होगा। इसके बाद F जो यहाँ दूसरे नंबर पर था अभी भी दूसरे नंबर पर ही है। तो यहाँ जो दूसरे नंबर पर रहा होगा अभी भी यहाँ दूसरे पर ही होगा। तो यहाँ दूसरे नंबर पर आ जाएगा A। उसके बाद L जो तीसरे नंबर पर था अभी पहले नंबर पर आ गया है। तो जो यहाँ तीसरे नंबर पर था यहाँ पहले पर आ गया होगा। तो यहाँ पहले पर आया है C, इसका मतलब C यहाँ तीसरे पर रहा होगा। इसके बाद जो लास्ट वाला है वो अभी भी लास्ट में ही है। तो यहाँ जो लास्ट वाला है अभी भी लास्ट में ही होगा। तो यहाँ लास्ट में है E, तो यहाँ हो जाएगा E। तो इस प्रकार हमने यहाँ निकाल लिया है पैटर्न FACE। FACE दिया हुआ है ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद जो हमने अगला सवाल लिया है ये भी अल्फ़ाबेट के पैटर्न वाला है। तो अगर आपको डायरेक्ट इसमें पैटर्न समझ नहीं आता है तो सबसे पहले आप इसमें सारे अल्फ़ाबेट को नंबर में बदल लीजिए। तो जब हम Z को नंबर में बदलेंगे तो Z का नंबरिंग हो जाता है 26, इस B का नंबरिंग हो जाता है 2, A का नंबरिंग हो जाता है 1 और Y का नंबरिंग हो जाता है 5। अभी हमने इस बीच वाले 2 और 5 को छोड़ दिया है। तो यहाँ से आपको पैटर्न दिख रहा होगा, यहाँ का पहला वाला और यहाँ का पहला वाला जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो आता है 27। उसी प्रकार यहाँ के दूसरे वाले और दूसरे वाले को आपस में जोड़ेंगे तो ये भी आता है 27। तो इसका मतलब यहाँ जो भी शब्द आएगा उसमें पहली तो 3 पोजीशन होंगे और यहाँ भी 3 पोजीशन है और यहाँ 3 पोजीशन आपको पहले से दिया हुआ है G, 23 और M। तो यहाँ हम पहले G का नंबरिंग लिख लेंगे। G का होता है 7 और M का होता है 13। तो यहाँ हमें एक ऐसा नंबर लिखना है जिसमें 7 जोड़ने पर 27 आ जाए। तो जब हम यहाँ 20 लिखेंगे तो 20 में 7 जोड़ने पर आता है 27 और यहाँ भी एक ऐसा नंबर लिखना है जिसमें 13 जोड़ने पर 27 आता है। तो यहाँ हम लिख लेंगे 14। 14 में ही 13 जोड़ने पर आता है 27। तो यहाँ हमें 20वें नंबर का अल्फ़ाबेट लिखना है। तो 20वें नंबर का अल्फ़ाबेट हो जाता है T और यहाँ 14वें नंबर का अल्फ़ाबेट लिखना है तो 14वें नंबर पर आ जाता है N। इसका मतलब जिस भी ऑप्शन में स्टार्टिंग में T और लास्ट में N होगा वो हमारा आंसर होने वाला है। तो स्टार्टिंग में T और लास्ट में N दो ऑप्शनों में है, A और D में, तो B और C को हम यहाँ काट देंगे। इसके बाद हमें ये बीच वाला नंबर लिखना है। तो ये बीच वाला नंबर लिखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो यहाँ जो पैटर्न यूज़ हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है 2 और यहाँ लिखा हुआ है 5। तो जब आप 2 से चालू करते हुए लगातार अभाज्य संख्याओं को लिखते हैं तो ये हो जाता है 2 और ये हो जाता है 5, मतलब ये बीच वाले को छोड़ दिया है। उसी प्रकार जब हम 23 के आसपास वाले अभाज्य संख्याओं को लगातार लिखते हैं तो पहले हमारा आता है 17, उसके बाद हमारा आता है 19 और उसके बाद आता है 23। तो यहाँ पहले और तीसरे वाले को लिया था, बीच वाले को छोड़ दिया था। तो यहाँ भी हम पहले और तीसरे वाले को लेंगे, बीच वाले को छोड़ देंगे। तो यहाँ 23 को लिया हुआ है तो यहाँ आ जाएगा 17। तो ये पैटर्न थोड़ा मुश्किल था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी T17N। ये सवाल CGSI मेंस 2023 में पूछा गया था। तो यहाँ भी सबसे पहले हम अल्फ़ाबेट की नंबरिंग कर लेते हैं। A का नंबर हो जाता है 1 और Z का नंबर हो जाता है 26 और यहाँ लिखा हुआ है 26। इसके बाद हम B का नंबरिंग कर लेते हैं 2 और Y का नंबरिंग कर लेते हैं 25। तो इस 1 और 26 का यूज़ करते हुए आपको यहाँ 26 लाना है। तो ये 26 कैसे आएगा? जब हम इस 1 और 26 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से आ जाता है 26। तो उसी प्रकार यहाँ एक नंबर लाने के लिए हम 2 और 25 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 और 25 को आपस में मल्टीप्लाई करने पर मिलता है 50। तो जिस भी ऑप्शन में 50 होगा वो हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट आंसर है।
यहाँ भी अगर आपको पैटर्न डायरेक्ट नहीं दिख रहा है तो सबसे पहले हम सारे अल्फ़ाबेट की नंबरिंग कर लेंगे। तो ए का हो जाता है 1, सी का हो जाता है 3, एफ का 6 और जे का 10। उसके बाद ई का हो जाएगा 5, जी का 7, जे का 10 और एन का हो जाता है 14। तो जब आप इस प्रकार से नंबरिंग कर लेंगे तो आपको पैटर्न खोजने में आसानी होगी। तो यहाँ से हमें पैटर्न दिख रहा है, 1 में 4 जोड़कर लिया गया है 5, 3 में 4 जोड़कर लिया गया है 7, 6 में 4 जोड़कर लिया गया है 10 और 10 में 4 जोड़कर लिया गया है 14। इसका मतलब सब में 4 जोड़ना है। तो अब हम यहाँ भी नंबरिंग कर लेते हैं। जे का नंबरिंग हो जाता है 10, एल का हो जाता है 12, ओ का हो जाता है 15 और एस का हो जाता है 19। तो जब हम इन सभी में 4 जोड़ते जाएंगे तो 10 वाला हो जाएगा 14, 12 वाला हो जाएगा 16, 15 वाला 19 और 19 वाला 23। तो हमें 14वें, 16वें, 19वें और 23वें नंबर का अल्फ़ाबेट लिखना है। तो 14वें नंबर पर आता है एन, 16वें नंबर पर आता है पी, 19वें नंबर पर आता है एस और 23वें पर आता है डब्लू। तो एन पी एस डब्लू वाला ही हमारा आंसर होगा जो दिया हुआ है ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद जो अगला सवाल है ये CGSI मेंस 2023 में पूछा गया था और ये भी अल्फ़ाबेट पैटर्न वाला सवाल है। तो सबसे पहले हम यहाँ PCBL की नंबरिंग कर लेते हैं। तो यहाँ P का नंबरिंग हो जाएगा 16, C का हो जाएगा 3, B का 2 और L का 12। और उसके बाद यहाँ दिया हुआ है 11, 24, 25 और 15। तो अब हम यहाँ से पैटर्न बनाने का ट्राई करते हैं। तो यहाँ से आपको पैटर्न दिख रहा होगा, ये 16 और 11 जोड़कर होता है 27, 3 और 24 जोड़कर होता है 27, 2 और 25 जोड़कर होता है 27 और लास्ट में ये 12 और 15 जोड़कर भी 27 ही आ रहा है। तो इसके बाद जब हम यहाँ GMAK का नंबरिंग करेंगे तो G का हो जाता है 7, M का हो जाता है 13, A का 1 और K का हो जाता है 11। तो यहाँ भी 27 बनाने के लिए 7 में हम जोड़ेंगे 20, 13 में हम जोड़ेंगे 14, 1 में जोड़ेंगे 26 और 11 में जोड़ेंगे 16। तो जिस भी ऑप्शन में 20, 14, 26, 16 होगा वो हमारा आंसर होगा। तो 20, 14, 26, 16 हमें दिख रहा है ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ये सवाल भी CGSI मेंस 2023 में पूछा गया था और अल्फ़ाबेट पैटर्न वाला सवाल है। तो सबसे पहले हम सारे अल्फ़ाबेट की नंबरिंग कर लेते हैं। तो बी का हो जाता है 2, एल का 12, ओ का 15, सी का 3, के 11, ई 5 और डी 4। उसके बाद यहाँ हो जाएगा वाई का 25, ओ 15, एल 12, एक्स 24, पी 16, वी 22 और डब्लू हो जाता है 23। तो यहाँ से आपको पैटर्न आसानी से दिख सकता है। 2 और 25 हो जाता है 27, 12 और 15 हो जाता है 27, 15 और 12 हो जाता है 27। मतलब यहाँ और यहाँ आपस में जोड़कर 27 आ रहा है। तो उसी प्रकार से हम इसकी भी नंबरिंग कर लेते हैं। तो इसकी नंबरिंग में ओ का हो जाएगा 15, जेड 26, एफ 6, एम 13, एक्स 24 और एस हो जाएगा 19। तो इसी प्रकार का पैटर्न हमें यहाँ भी बनाना है। तो 15 में जब हम 12 जोड़ेंगे तो यहाँ आएगा 27, 26 में 1 जोड़ने पर आएगा 27, 6 में 21 जोड़ने पर आएगा 27, 13 में 14 जोड़ने पर आएगा 27, 24 में 3 और 19 में आएगा 8। तो हमें 12वें नंबर का लेटर लिखना है। तो 12वें नंबर पर आता है एल, पहले पर आता है ए, 21वें पर आता है यू, 14 नंबर पर आता है एन, तीसरे पर आता है सी और 8वें पर आता है एच। मतलब LAUNCH जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम इस अल्फ़ाबेट पैटर्न का एक आखिरी सवाल और देख लेते हैं जो CGPSC प्री 2023 में पूछा गया था और इस बार हम इसको बिना नंबर में चेंज किए सॉल्व करेंगे। तो बिना नंबर में चेंज किए हमको यहाँ से पैटर्न दिख रहा है। यहाँ स्टार्टिंग में लिखा हुआ है B और B के बाद अगला लेटर यहाँ पर लिखा हुआ है C। तो यहाँ पर जब F लिखा हुआ है तो F के बाद अगला लेटर यहाँ जाएगा G। तो जिस भी ऑप्शन में स्टार्टिंग में G होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो स्टार्टिंग में G एक ही ऑप्शन में दिख रहा है तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर है। लेकिन हम सारे पैटर्न यहाँ से आपको मैच करके बताते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है A और A के बाद B और C को छोड़ करके यहाँ लिखा हुआ है D, मतलब 2 छोड़ करके लिखा हुआ है। तो यहाँ जब लिखा हुआ है E तो E के बाद 2 छोड़ेंगे F और G को तो यहाँ आ जाएगा H।
उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है y और y के पहले आता है x। तो y के पहले वाला लिखा हुआ है x, तो हम u के पहले वाला लिख देंगे यहाँ पर t। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है z और z में 2 कम करने पर आता है w। x और y को छोड़ करके w लिखा हुआ है। तो उसी प्रकार जब हम v में u और t को छोड़ देंगे तो हमारे यहाँ पर आ जाएगा s। तो इसी प्रकार हमने देख लिया था, ऑप्शन बी करेक्ट है इसका, GHTS। अब हम इस एनालॉजी चैप्टर के आखिरी टाइप वाले सवाल की ओर आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें हमें संख्याओं के बीच में पैटर्न खोजना होता है। और ये वाला टाइप सबसे कठिन होता है क्योंकि संख्याओं के बीच में पैटर्न खोजना थोड़ा मुश्किल होता है। तो यहाँ जो हमने पहला सवाल लिया है ये ACF 2021 में पूछा गया था और यहाँ दिया हुआ है एक संख्या 17 और एक संख्या दिया हुआ है 867। तो हमें 17 से लेकर 867 तक पहुँचना है। तो इन दोनों संख्याओं के बीच में कुछ ज़्यादा ही अंतर है। तो 17 से 867 तक पहुँचने के लिए हमें या तो 17 का स्क्वायर करना पड़ेगा या 17 का क्यूब करना पड़ेगा। तो जब हम 17 का स्क्वायर करते हैं तो हमें यहाँ से मिलता है 289 और जब हम 17 का क्यूब करेंगे तो हमें 4 डिजिट का नंबर मिलेगा जो 867 से बहुत आगे निकल जाएगा। तो हमें इस 289 में ही कुछ ऑपरेशन करके 867 तक पहुँचना है। तो अगर हम इस 289 में 1 का गुणा करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट जो भी आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट 1 ही आएगा। अगर हम 2 का मल्टीप्लाई करें तो इसमें जो भी आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट 8 आएगा। और यदि हम इसमें 3 का मल्टीप्लाई करें तो जो भी आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट 7 आएगा, मतलब हम 867 तक पहुंच सकते हैं। तो जब हम 289 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ से 867 ही मिलता है। तो इस प्रकार हमने यहाँ से पैटर्न खोज लिया है। सबसे पहले हमें 17 का स्क्वायर करना है और जो आंसर आएगा उसमें 3 का मल्टीप्लाई करना है। तो अब हम सारे ऑप्शन चेक करके देखते हैं कि इस प्रकार का पैटर्न कौन से ऑप्शन में है। तो ऑप्शन ए में पहला संख्या दिया हुआ है 11 और यदि हम इस 11 का स्क्वायर करें तो यहाँ से मिलेगा हमें 121 और जब हम इस 121 में 3 का गुणा करें तो यहाँ से मिल जाएगा 3 6 3। लेकिन यहाँ 3 4 3 दिया हुआ है, मतलब ये हमारा आंसर नहीं होगा। इसके बाद हम दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं। यहाँ दिया हुआ है 13, तो जब 13 का स्क्वायर करते हैं तो हमें मिलता है 169 और 169 में जब हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट 7 आएगा। लेकिन यहाँ यूनिट डिजिट 6 है तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। इसके बाद हम अगला ऑप्शन चेक करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है 21 और 21 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलता है 441 और जब हम इस 441 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से जो भी संख्या मिलेगा उसका यूनिट डिजिट 3 आएगा। लेकिन यहाँ यूनिट डिजिट 9 दिया हुआ है तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब लास्ट में हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा है तो यही आंसर होगा, लेकिन हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं। जब हम 14 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से मिलता है 196 और 196 में जब हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा 588, क्योंकि इस 3 का मल्टीप्लाई जब 6 से होगा तो यूनिट डिजिट 8 आएगा और यहाँ भी 8 है। आप इसको बाद में मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं। 196 इंटू 3 आता है 588। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 14 और 588। ये सवाल माइनिंग ऑफिसर के एग्ज़ाम में 2014 में पूछा गया था, तो यहाँ भी आपको पैटर्न खोजना है। तो आपको एक पैटर्न हमेशा याद में रखना है कि जब भी आप 11 का गुणा 11 से करते हैं, मतलब आप 11 का स्क्वायर करते हैं, तो आपको मिलता है 1 2 1। इसके बाद जब आप 111 गुणा 111 करते हैं, मतलब आप 111 का स्क्वायर करते हैं, तो यहाँ से मिलेगा 1 2 3 2 1। मतलब यहाँ जितनी भी संख्याएं हैं उतनी संख्याएं पहले लिखनी है। यहाँ 2 संख्याएं थी 1 और 1, तो हमने लिखा 1 2, उसके बाद वापस आ जाना है 1। यहाँ 3 संख्याएं थी 3 1 थे, तो हमें 3 तक जाना है 1 2 3, उसके बाद वापस आना है 2 1। इसी तरह से जब हम 1 1 1 1 इंटू 1 1 1 1 करेंगे, मतलब 4 बार 1 लिख कर उसका स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ से हमें मिलेगा 1 2 3 4, उसके बाद वापस आना है 3 2 1। तो इसी प्रकार का पैटर्न यहाँ दिया हुआ है 1 1 1 1। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से मिलेगा 1 2 3 4 3 2 1। इसका मतलब है कि यहाँ जो भी संख्या दिया हुआ है उसका स्क्वायर करने पर ये वाला संख्या मिला है। तो जब हम 61 का स्क्वायर करेंगे तो हमें यहाँ अपना आंसर मिल जाएगा। तो जब हम 61 में 61 का मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी आंसर आएगा इसका यूनिट डिजिट 1 ही आएगा, और यूनिट डिजिट 1 वाला एक ही ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन सी 3721। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आप 61 इंटू 61 कर सकते हैं, आपको आंसर भी 3721 होगा।
तो एग्ज़ाम में आपको ये पूरा सॉल्व करना नहीं पड़ता है, आप यूनिट डिजिट देखकर ही अपने आंसर तक बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं। इसके बाद अगले सवाल में दो संख्याएं दी गई हैं। पहली संख्या है 4 और दूसरी संख्या है 32। मतलब हमें इस 4 का उपयोग करके 32 तक पहुंचना है। तो 4 का उपयोग करके 32 तक पहुंचने के लिए सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा कि यदि हम इसमें 8 का गुणा कर दें तो हम 32 तक पहुंच सकते हैं। लेकिन जब हम इस प्रकार का पैटर्न ऑप्शन में खोजने की कोशिश करते हैं तो 7 में 8 का गुणा करने पर 343 नहीं आएगा, 9 में 8 का गुणा करने पर 243 नहीं आएगा, 10 में 8 का गुणा करने पर 500 नहीं आएगा और 5 में 8 का गुणा करने पर 75 भी नहीं आएगा। मतलब ये 8 में गुणा करने वाला पैटर्न यहाँ पर नहीं है, यहाँ कुछ दूसरा ही पैटर्न बनाया गया है। तो हम इस 4 का उपयोग करके 32 तक कैसे पहुँच सकते हैं? तो यदि हम 4 का क्यूब निकाल लें तो 4 का क्यूब होता है 64 और जब हम इस 64 में 2 का भाग दे दें तो हम यहाँ से 32 तक पहुँच सकते हैं। तो एक दूसरा पैटर्न यहाँ पर इस प्रकार का हो सकता है। तो हम इस प्रकार का पैटर्न ऑप्शन में खोजने का ट्राई करते हैं। तो जब हम 7 का क्यूब करेंगे तो 7 का क्यूब हो जाता है 343 और जब हम इसमें 2 का भाग देंगे तो ये संख्या कम हो जाएगी, लेकिन यहाँ 343 दिया हुआ है तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। इसके बाद जब हम 9 का क्यूब करेंगे तो 9 का क्यूब हो जाता है 729 और हम 729 में भाग देंगे 2 का तो यहाँ से हमें दशमलव में आंसर मिलेगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। इसके बाद जब हम इस 10 का क्यूब करते हैं तो 10 का क्यूब मिलता है 1000 और 1000 में 2 का भाग देने पर हमें मिलेगा यहाँ से 500। तो ये वाला आंसर हमारा ऑप्शन सी आ जाएगा, जिसमें उसी प्रकार का पैटर्न दिया हुआ है। तो इस प्रकार के डिफरेंट पैटर्न जब आप प्रैक्टिस करके जाते हैं तो एग्ज़ाम में आप आसानी से सवाल हल कर सकते हैं। इसके बाद अगला सवाल संयुक्त वन परीक्षक के एग्ज़ाम में 2019 में पूछा गया था और इसमें कुछ अलग ही पैटर्न यूज़ किया हुआ है। अगर आप इस प्रकार के सवाल पहले से प्रैक्टिस करके एग्ज़ाम में नहीं जाएंगे तो इस प्रकार के सवाल आप नहीं बना सकते। तो यहाँ पहले नंबर पर दिया हुआ है 32 और यहाँ दिया हुआ है 13। तो इस 32 का उपयोग करके आपको 13 तक पहुँचना है। तो यहाँ से आपको एक पैटर्न मिल जाएगा। तो आप 32 का उपयोग करके 13 तक पहुँचने के कुछ भी पैटर्न सोचें, आपको यहाँ से समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पैटर्न इस प्रकार बना हुआ है कि 32 में 3 का स्क्वायर ले लिया है और 2 का स्क्वायर ले लिया है। तो जब हम 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर लेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा 9 + 4 और 9 और 4 को जोड़ने पर यहाँ से मिलेगा 13। तो इस प्रकार ये 13 यहाँ पर आया हुआ है। और जब हम इसी प्रकार का पैटर्न इस 27 में करते हैं तो 27 में 2 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर लेके दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा 4 + 49 और यहाँ से मिल जाएगा 53। तो 53 हमारा ऑप्शन बी में दिया हुआ है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के सवाल यदि आप पहले से प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आप एग्ज़ाम में इस प्रकार के पैटर्न सोच सकते हैं। इसके बाद जो हमने अगला सवाल लिया है ये ACF 2021 में पूछा गया था और इसमें आपको पैटर्न चेक करने के लिए 2 सैंपल दिए हुए हैं। एक है ये 92 और 391 वाला और दूसरा है ये 24 और 102 वाला। इनमें से किसी भी एक सैंपल का उपयोग करके आप पैटर्न पता कर सकते हैं। तो हम ये बड़ा वाला संख्या नहीं लेंगे, इसमें पैटर्न पता करने में थोड़ी परेशानी हो सकती है। हम ये छोटा संख्या वाला सैंपल लेंगे। तो इस 24 का उपयोग करके हम 102 तक कैसे पहुंच सकते हैं? तो जब हम 24 में 2 का गुणा करते हैं तो हमें मिलता है 48। जब हम 3 का गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 72, 4 का गुणा करेंगे तो यहाँ से मिलेगा 96 और 5 का गुणा करेंगे तो मिलेगा 120। मतलब हम 102 से आगे निकल गए, तो हमें 24 × 4 तक ही रुक जाना है। उसके बाद इस 96 का उपयोग करके 102 तक पहुंचना है। तो जब हम इस 96 में 6 जोड़ेंगे तो हम 102 तक पहुंच सकते हैं। तो ये 6 हमने कहाँ से निकाला? तो जब हम 24 में 4 का भाग देंगे तो हमें यहाँ से मिलता है 6। उसके बाद इस 96 और 6 को आपस में जोड़कर 102 तक पहुँच सकते हैं। तो अभी तक हमने जो जो प्रोसेस किया उसको हम एक बार फिर से लिख लेते हैं। सबसे पहले हमने 24 में 4 का गुणा किया, उसके बाद 24 में 4 का भाग दिया, तो यहाँ से मिला था 96 और यहाँ से मिला था 6 और इन दोनों को जोड़कर ये 102 आया हुआ है। तो इस प्रकार का पैटर्न सवाल में दिया है। तो इसी पैटर्न का उपयोग करके हम इस 56 के बाद कौन सा संख्या आएगा ये निकाल सकते हैं। तो जब हम 56 में 4 का गुणा करेंगे और 56 में 4 का भाग देंगे तो यहाँ से जो जो संख्याएँ मिलेगी उनको आपस में जोड़कर हम अपने आंसर तक पहुँच सकते हैं। तो जब हम 56 में 4 का गुणा करेंगे तो यहाँ से हमें मिलता है 224 और 56 में 4 का भाग देने पर यहाँ से मिलता है 14 और इन दोनों को आपस में हम जोड़ने पर यहाँ से हमें मिलेगा 238।
तो 238 ऑप्शन सी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आप ये वाले सैंपल का यूज़ करके भी इस आंसर तक पहुंच सकते हैं, लेकिन इसमें संख्याएं बड़ी बड़ी हैं तो आपको गुणा भाग करने में थोड़ी परेशानी हो सकती है। परीक्षा में जब इस प्रकार के संख्याओं का पैटर्न पता लगाने वाले एनालॉजी के सवाल आते हैं तो ये सवाल हर कोई हल नहीं कर पाता, और जब आप इस प्रकार के सवाल हल कर लेते हैं तो आप दूसरों से बहुत आगे निकल जाएंगे। तो अगला सवाल हमने लिया है RI 2018 के एग्ज़ाम में आया हुआ था। इसमें 3 संख्याएँ दी हुई हैं, 4, 26 और 9। इसके बाद हमें ये चौथा संख्या निकालना है। तो हम इस 4 का उपयोग करके 26 तक कैसे पहुंच सकते हैं? तो 4 का उपयोग करके 26 तक पहुंचने के कई तरीके हैं। जैसे हम 4 में 6 का गुणा कर दें तो आता है 24, और 24 में जब हम 2 जोड़ेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा 26। ये आपके दिमाग में पहले आ सकता है, लेकिन इस पैटर्न का उपयोग करके जब हम यहाँ ट्राई करेंगे तो जब हम 9 में 6 का गुणा करेंगे तो यहाँ से आता है 54, और 54 में 2 का गुणा करने पर आता है 58। तो यहाँ 58 किसी भी ऑप्शन में नहीं है। इसका मतलब है कि ये पैटर्न सवाल में यूज़ नहीं हुआ है। अब हम कोई दूसरा पैटर्न ट्राई करते हैं। तो 4 के बाद अगली संख्या होती है 5, और 5 का स्क्वायर लेने पर आता है 25, और 25 में 1 जोड़ने पर यहाँ से मिलता है 26। तो इस प्रकार भी हम 26 तक पहुँच सकते हैं। 4 में हमने 1 जोड़कर 5 लिया है, 5 का स्क्वायर लेकर 25, 25 में 1 जोड़ने पर 26। तो अगली संख्या 9 दी हुई है। 9 में जब हम 1 जोड़ेंगे तो यहाँ से आएगा 10, 10 का स्क्वायर करने पर आएगा 100, और 100 में 1 जोड़ने पर आएगा 101। तो 101 ऑप्शन सी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ हर सवाल में आपको एक नया पैटर्न सीखने को मिलेगा, तो आपको ये सारे क्वेश्चन एक बार प्रैक्टिस करके ही एग्ज़ाम में जाना है। तो अगला सवाल जो हमने लिया है ये स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस के एग्ज़ाम में 2016 में पूछा गया था। यहाँ एक संख्या दी हुई है 1 2 2 3 4, और यहाँ दिया हुआ है 12, यहाँ दिया हुआ है 23। तो ये संख्या बहुत बड़ी है। इस संख्या का उपयोग करके हमें 12 तक पहुँचना है। तो इस संख्या का उपयोग करके हम 12 तक कैसे पहुंच सकते हैं? अगर हम इसमें कुछ भाग लगाएं फिर भी हमें बहुत बड़ी संख्या का भाग लगाना पड़ेगा। तो यहाँ एक तरीका है, आप इसमें सोच सकते हैं अगर हम इसके सारे डिजिट को आपस में जोड़ दें तो कितना आता है, हम एक बार इसमें ट्राई कर लेते हैं। तो 1 + 2 आ गया 3, 3 + 2 आ गया 5, 5 + 3 आ गया 8, और 8 + 4 आ गया 12। तो हमें यहाँ से 12 मिल गया। इसका मतलब इसमें जितने भी डिजिट हैं इनको आपस में जोड़ना है, तब ये 12 आ रहा है। तो इस प्रकार हम इसके डिजिट को आपस में जोड़ने का ट्राई करते हैं। तो जब हम 2 और 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ आएगा 5, और 5 दिया हुआ है ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद इस सवाल में हमें 10 का उपयोग करके 990 तक पहुँचना है। तो 10 का उपयोग करके हम 990 तक कैसे पहुँच सकते हैं? तो हम इस 990 के पास में पहुँचने का कोशिश करते हैं। तो जब हम 10 का स्क्वायर करते हैं तो हमें मिलता है 100, लेकिन जब हम 10 का क्यूब करते हैं तो हमें यहाँ से मिलता है 1000, और इस 10 के क्यूब में हम फिर से 10 को अगर माइनस कर दें तो हमें यहाँ से 990 मिल जाएगा। तो इसी प्रकार जब हम 12 का क्यूब करेंगे तो 12 का क्यूब होता है 1728, और इस 12 के क्यूब में फिर से 12 को माइनस कर देंगे तो हमें मिलेगा 1716, और 1716 दिया हुआ है ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद जो अगला सवाल दिया है इसमें 16 का उपयोग करके 4096 तक पहुंचना है। तो 16 और 4096 में बहुत अधिक अंतर है, तो हमें 16 का उपयोग करके 4096 तक पहुंचने के लिए या तो 16 का स्क्वायर करना पड़ेगा, या क्यूब करना पड़ेगा, या पावर 4 करना पड़ेगा। तो जब हम 16 का स्क्वायर करते हैं तो हमें मिलता है 256, और क्यूब करने पर मिलता है 4096। तो यहाँ से हमने पैटर्न खोज लिया है, 16 का क्यूब करने पर मिला है 4096। तो यही ऑपरेशन जब हम 45 के साथ करते हैं तो हमें 45 का क्यूब निकालना पड़ेगा। तो 45 का क्यूब निकालने के लिए आपको 1 से 2 मिनट का समय लग सकता है, लेकिन आप 45 का क्यूब निकाले बिना ही अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। हम 50 का क्यूब आसानी से निकाल सकते हैं। 50 का क्यूब होता है 1,25,000, और हम 40 का क्यूब भी आसानी से निकाल सकते हैं। 40 का क्यूब होता है 64,000। तो जो 45 का क्यूब होगा वो इन दोनों संख्याओं के बीच में होगा। तो 64,000 से लेकर 1,25,000 के बीच में जो भी ऑप्शन होगा वो हमारा आंसर होगा। तो ये 64,000 से कम है, ये आंसर नहीं होगा। ये भी 64,000 से कम है, ये आंसर नहीं होगा। ये 1,25,000 से ज़्यादा है तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो एक ही आंसर बचता है ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। आप 45 का क्यूब भी निकाल कर देख सकते हैं, 91,125 ही आएगा। ये सवाल स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस के एग्ज़ाम में 2017 में पूछा गया था।
इसमें 16 और 36 के बीच पैटर्न निकालना है और उसी पैटर्न का यूज़ करके 64 के बाद यहाँ क्या आएगा ये निकालना है। तो यहाँ पैटर्न पता करने के लिए हम एक संख्या ले लेते हैं 4, और जब हम इस 4 को एक बार 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा 16, और जब इस 4 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा 36। तो उसी प्रकार जब हम यहाँ एक संख्या ले लेंगे 16, और इस 16 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा 64, और जब हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा 144। तो 144 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको यहाँ लगेगा कि यहाँ हमने ये 4 और 16 कहाँ से लिख लिया, तो आप इस सवाल को दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। आप सिंपली जहाँ अनुपात लिखा है वहाँ 16/36 लिख दीजिए और समानुपात की जगह में बराबर लगा दीजिए। उसके बाद इधर हो जाएगा 64, और जो हमें क्वेश्चन मार्क दिया है उसके जगह में हम लिख देंगे x। इसके बाद जब हम इसको कटाते हैं तो ये 16 से एक बार कटेगा और ये 4 बार कटेगा। तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 36 गुणा 4, और यहाँ से भी आप 144 तक पहुँच सकते हैं। तो आपको जो भी तरीका पसंद आया आप वो तरीका यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद अगले सवाल में आपको 4 का उपयोग करके 63 तक पहुंचना है। तो 4 का उपयोग करके हम 64 तक तो आसानी से पहुंच सकते हैं। अगर हम 4 का क्यूब कर दें तो हमें मिलता है 64, और 64 एक बार मिल गया तो इसमें 1 माइनस करके हम 63 तक पहुंच सकते हैं। तो इसी प्रकार का पैटर्न जब हम इस 7 के साथ लगाएंगे तो जब हम 7 का क्यूब करेंगे तो हमें मिलता है 343, और इस 343 में 1 जब हम माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 342। तो 342 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। इसके बाद जो अगला सवाल है इसमें कुछ अलग ही पैटर्न दिया हुआ है। आप इस 7 का उपयोग करके जितना भी ट्राई कीजिए आप 5040 तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन अगर आपको एक कॉन्सेप्ट पता होगा, जो कॉन्सेप्ट है फैक्टोरियल का, तो आप आसानी से 5040 तक पहुंच सकते हैं। जैसे हमें अगर 3 का फैक्टोरियल निकालना है तो ये फैक्टोरियल का साइन होता है, तो हम लिखेंगे 3 गुणा 2 गुणा 1, तो यहाँ से हमें मिल जाता है 6। अगर हमें 4 का फैक्टोरियल निकालना है तो हम लिखेंगे 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, तो यहाँ से हमें मिल जाता है 24। इसी तरह हम 5, 6, 7 का भी फैक्टोरियल निकाल सकते हैं। तो जब हम 7 का फैक्टोरियल निकालेंगे तो हमें यहाँ से लिखना होगा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मिलेगा आपको 5040। तो यहाँ जो 5040 दिया हुआ था ये 7 का फैक्टोरियल था। तो इसी प्रकार जब आप 10 का फैक्टोरियल निकालेंगे तो आपको मिलेगा 36288800, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो अगला सवाल है ये CGPSC के स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस के एग्ज़ाम में 2020 में पूछा गया था। तो हमें सबसे पहले 414 और 636 के बीच पैटर्न पता करना है। तो आपको यहाँ एक पैटर्न दिख रहा होगा कि जब हम इस 4 में 2 जोड़ें तो हमें 6 मिलेगा, 1 में 2 जोड़ें तो हमें 3 मिलेगा, और 4 में फिर से 2 जोड़ें तो फिर से 6 मिलेगा। मतलब हर एक डिजिट में 2-2 जोड़कर अगली संख्या प्राप्त की गई है। तो इसी प्रकार जब हम इस 3 में 2 जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 5, इस 2 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ से मिलेगा 4, और इस 5 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ से मिलेगा 7। तो 547 दिया हुआ है ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सवाल CGPSC प्री 2020 में पूछा गया था, जिसमें 7 का यूज़ करके 336 तक पहुंचना है। तो अभी तक हमने जितने भी सवाल हल किए हैं उनको अगर आपने ध्यान से देखा है तो आपको पता चल ही गया होगा कि अगर संख्याओं के बीच में अंतर बहुत ज़्यादा हो तो हम स्क्वायर या क्यूब करके इन तक पहुंच सकते हैं। तो 7 का स्क्वायर तो 49 होता है, जो बहुत छोटा है। तो अगर हम 7 का क्यूब कर लें तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 343। अब 343 में अगर हम फिर से 7 माइनस कर दें तो यहाँ से हमें मिल जाता है 336। तो इसमें इस प्रकार का पैटर्न दिया हुआ था, सबसे पहले 7 का क्यूब करना है और उसमें 7 माइनस कर देना है। तो इसी प्रकार जब हम 11 का क्यूब करेंगे तो 11 का क्यूब हो जाता है 1331, और इसमें जब हम 11 माइनस करेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 1320, और 1320 दिया हुआ है ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगले सवाल में फिर से हमें इस 7 का उपयोग करके 3164 तक पहुंचना है। तो हम फिर से वही ट्राई करेंगे। अगर हम 7 का स्क्वायर करें तो मिलेगा 49, अगर हम 7 का क्यूब करें तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 343, अगर हम 7 की पावर 4 करें तो यहाँ से हमें मिलता है 2401। हम 7 की घात 4 तक लगा चुके हैं, लेकिन फिर भी हम इस 3164 तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। मतलब यहाँ स्क्वायर क्यूब या पावर 4 नहीं किया गया है। तो हमारा अगला स्टेप होगा,
हम 3164 को 7 से भाग देकर देखते हैं। तो जब हम 3164 को 7 से भाग देंगे तो हमें यहाँ से मिलेगा 452, मतलब ये 7 से पूरी तरह भाग जा रहा है। तो इसका मतलब हमें इस क्वेश्चन मार्क के जगह में एक ऐसा संख्या लिखना है जो 9 से पूरी तरह भाग जाए। जिस प्रकार ये 3164 7 से पूरी तरह भाग जा रहा था, उसी प्रकार यहाँ जो आंसर आएगा वो 9 से पूरी तरह भाग जाएगा। तो कोई भी संख्या 9 से पूरी तरह तभी भाग जाती है जब उसके सभी अंकों का योग 9 से भाग जाएगा। तो यहाँ हमें सभी ऑप्शंस को एक एक करके चेक करना है। तो 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 और 7 18, 18 9 से भाग जाती है, मतलब ये 9 से भाग जाता है। तो ये हमारा आंसर हो सकता है, लेकिन हम बाकी ऑप्शंस भी चेक करके देखेंगे। यहाँ से हो गया 6 और 3 9, तो ये तो 9 से पूरी तरह भाग जाएगा। उसके बाद 3 और 7 10, यहाँ 10 बच रहा है, 10 9 से भाग नहीं जाएगा, मतलब ये संख्या भी 9 से भाग नहीं जाएगी। इसके बाद 7 और 2 9, इसको हम काट देंगे, ये 9 से भाग जाएगा। इसके बाद 6 और 4 10, 10 9 से भाग नहीं जाती है, मतलब ये संख्या भी नहीं होगा। इसके बाद 6 और 3 9 और 7 और 4 11, तो ये भी 9 से भाग नहीं जाएगा। तो एक ही ऑप्शन हमारे पास बच रहा है, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगले सवाल में हमें चेक करने के लिए यहाँ 2 सैंपल दिए हुए हैं, 978 और 12 का एक सैंपल है, और 844 और 8 का एक सैंपल है। तो दोनों ही संख्याएं लगभग बराबर संख्याएं हैं, हमें इनमें से किसी को भी चेक करके आगे बढ़ सकते हैं। तो हम पहले वाले को ही चेक कर लेते हैं। तो इस 978 का यूज़ करके हमें 12 तक पहुँचना है। तो 978 का यूज़ करके हम 12 तक कैसे पहुँच सकते हैं? तो अगर हम इस 978 के सभी अंकों को जोड़ें तो एक बार हम देखते हैं कि क्या मिलता है। 9 और 8 हो गया 17, 17 और 7 हो गया 24, यहाँ से हमें मिल रहा है 24। और एक बार हम इसको भी जोड़कर ट्राई कर लेते हैं। तो 8 और 4 हो गया 12, 12 और 4 हो गया 16, तो यहाँ से हमें मिल रहा है 16 और यहाँ से मिल रहा है हमें 24। लेकिन यहाँ दिया हुआ था 12 और यहाँ दिया हुआ था 8, मतलब अंकों को जोड़ने के बाद जो भी संख्या मिल रही है उसको आधा करना है। यहाँ अंकों को जोड़ने के बाद 24 मिल रहा था, तो 24 को आधा करके 12 लिखा गया है। यहाँ अंकों को जोड़ने के बाद 16 मिल रहा था, तो 16 को आधा करके 8 लिखा गया है। तो इसी प्रकार जब हम इसके अंकों को जोड़ते हैं तो 7 और 6 हो गया 13, 13 और 9 हो गया 22, तो यहाँ से मिल गया 22। और जब हम 22 को आधा करेंगे तो हमें मिलेगा 11, तो 11 इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी। इसके बाद अगले सवाल में दिया हुआ है 78,927 और 33। तो 33 का उपयोग करके यहाँ तक पहुँचना थोड़ा कठिन हो सकता है, क्योंकि संख्याओं के बीच बहुत अधिक अंतर है। तो हमारा अगला स्टेप होता है इसके सभी अंकों को जोड़ना। तो जब हम इसके सभी अंकों को जोड़ते हैं तो 7 और 8 हो गया 15, 15 और 9 हो गया 24, 24 और 2 26, और 26 और 7 हो जाता है 33। इसका मतलब इसके सभी अंकों को जोड़कर यहाँ लिखा गया है। तो हम सारे ऑप्शंस में एक बार चेक कर लेते हैं कि कौन से ऑप्शंस में सभी अंकों को जोड़कर आपस में लिखा गया है। तो जब आप सारे ऑप्शंस को एक एक करके चेक करते जाएंगे तो आपको मिलेगा ये वाला ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में जब हम 6 में 9 जोड़ेंगे तो यहाँ से मिलेगा 15, 15 में 9 जोड़ेंगे तो मिलेगा 24, 24 और 2 हो जाएगा 26, और 26 और 8 हो जाएगा 34। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो हमने अगला सवाल लिया है, इसमें इस 537 का उपयोग करके 64 तक पहुंचना है या 64 का उपयोग करके 534 तक पहुंचना है। तो इन दोनों संख्याओं के बीच में कुछ अंतर है, लेकिन अंतर इतनी भी अधिक नहीं है कि हम 64 का स्क्वायर या 64 का क्यूब करके 537 तक पहुंच जाएं। तो हमारा अगला स्टेप होता है इस 537 के सभी अंकों को आपस में जोड़ना। तो जब हम 537 के सभी अंकों को आपस में जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 5 और 3 8, 8 और 7 15। तो अंकों को आपस में जोड़ने से भी यहाँ बात नहीं बन रही है। तो अब हम यहाँ ट्राई करेंगे 5 गुणा 3, तो ये हो जाएगा 15, और 15 में जब हम 7 माइनस करेंगे तो यहाँ मिलता है 8। लेकिन यहाँ दिया हुआ है 64, इसका मतलब इस 8 का स्क्वायर किया गया है, तभी यहाँ से मिला है 64। तो हम इसी प्रकार का पैटर्न यहाँ भी ट्राई करके देखते हैं। जब हम 4 और 6 का आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ से मिलेगा हमें 24, और इस 24 में अगर हम 9 माइनस कर दें तो यहाँ से मिलेगा 15। लेकिन यहाँ हमने 8 आंसर में स्क्वायर किया हुआ था, तो यहाँ हम 15 में भी स्क्वायर लगा देंगे, तो 15 का स्क्वायर होता है 225। तो 225 इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी में दिया हुआ है। इसके बाद जो अगला सवाल है ये CGPSC प्री 2021 में पूछा गया था, और ये बहुत ही मुश्किल सवाल था, जिसमें आपको चेक करने के लिए 2 सैंपल यहाँ दिए हुए हैं। 32 और 896 का पहला सैंपल है,
और 53 और 2597 का दूसरा सैंपल है। तो आप इनमें से कोई सा भी ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ 32 का उपयोग करके हम 896 तक कैसे पहुँच सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप 896 को 32 से भाग दीजिए तो हमें यहाँ से मिलता है 28। और जब हम 2597 को 53 से भाग देंगे तो हमें यहाँ से मिलता है 49। तो इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 32 गुणा 28 बराबर 896। और यहाँ लिख सकते हैं 53 गुणा 49 बराबर 2597। तो ये 32 और 896 सवाल में दिया हुआ था और यहाँ 53 और 2597 सवाल में दिया हुआ था और हमें ये 28 और 49 मिला है। तो 32 से हम 28 तक कैसे पहुँच सकते हैं, 4 माइनस करके। और इसी तरह से 53 से 49 तक कैसे पहुँच सकते हैं, यहाँ भी 4 माइनस करके। इसका मतलब है 32 सवाल में दिया हुआ था और इस 32 में 4 माइनस करके हमें मिला है 28 और इस 32 और 28 को गुणा करने के बाद मिला है 896। तो इसी प्रकार का पैटर्न जब हम इस 41 के साथ लगाते हैं तो सबसे पहले हम लिखेंगे 41 और 41 में 4 माइनस करने पर हमें मिलता है 37। तो 37 का मल्टीप्लाई 41 के साथ करेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा 1517। तो 1517 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये सवाल भी CGPSC प्री 2021 में पूछा गया था जिसमें 8 का यूज़ करके 576 तक पहुँचना है। तो संख्याओं के बीच अंतर बहुत अधिक है तो हमें स्क्वायर या क्यूब करना है। तो 8 का स्क्वायर हमको पता होता है 64 होता है और 8 का क्यूब होता है 512। तो हम स्क्वायर और क्यूब का यूज़ करके 576 तक कैसे पहुंच सकते हैं। तो जब हम इस 64 और 512 को जोड़ेंगे तो हमें यहाँ से मिल जाता है 576। तो इसका मतलब है 8 का पहले स्क्वायर करना है, उसके बाद 8 का क्यूब करना है और उन दोनों को जोड़ना है। तो इसी प्रकार का पैटर्न जब हम 13 के साथ लगाएंगे तो पहले हो जाएगा 13 का स्क्वायर, फिर हो जाएगा 13 का क्यूब और उसके बाद जो भी आंसर होगा वो हमारा आंसर आएगा। तो 13 का स्क्वायर हो जाता है 169 और 13 का क्यूब हो जाता है 2197 और जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ से मिलेगा हमें 2366। तो 2366 दिया हुआ है ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला सवाल CGPSC के स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस के एग्जाम में 2022 में पूछा गया था और यहाँ भी चेक करने के लिए आपको 2 सैंपल दिए हुए हैं। एक सैंपल है 13 और 1521 का और दूसरा सैंपल है 19 और 5415 का। तो इनमें से किसी को भी आप चेक करके एक पैटर्न पता कर सकते हैं, उसके बाद आपको इस क्वेश्चन मार्क का वैल्यू मिल जाएगा। तो ये सवाल आपके लिए होमवर्क है और इसका आंसर मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी 17। तो इस क्वेश्चन को आप होमवर्क में नोट कर लीजिए, या आपको खुद से सॉल्व करना है। इसके बाद अगला सवाल CGPSC प्री 2023 में पूछा गया था जिसमें 8 का यूज़ करके 448 तक पहुंचना है। तो यहाँ भी संख्याओं के बीच अंतर बहुत ज़्यादा है तो हमें या तो 8 का स्क्वायर करना पड़ेगा या 8 का क्यूब करना पड़ेगा। तो 8 का स्क्वायर होता है 64 और 8 का क्यूब होता है 512। तो इससे पहले सवाल में हमने स्क्वायर और क्यूब को आपस में जोड़ा था, लेकिन यहाँ हमें 8 के क्यूब और 8 के स्क्वायर को आपस में घटाना है। तो जब हम 512 में 64 घटाएंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा 448। तो इसी प्रकार का पैटर्न जब हम 13 के साथ लगाएंगे और 13 के क्यूब में से 13 का स्क्वायर माइनस करेंगे तो अभी हमने देखा था 13 का क्यूब होता है 2197 और 13 का स्क्वायर होता है 169। तो इन दोनों को माइनस करने पर हमें यहाँ से मिलेगा 2028। तो 2028 दिया हुआ है ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला सवाल CGSI मेंस 2023 में पूछा गया था और एक बहुत ही सिंपल सवाल है जिसमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं और 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन में एक समान पैटर्न है और एक ऑप्शन पैटर्न के हिसाब से नहीं है। तो हमें उस गलत पैटर्न वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। तो यहाँ आपको आसानी से दिख रहा होगा 17 गुणा 3 होता है 51, मतलब यहाँ 3 का गुणा किया गया है। 8 गुणा 3 होता है 24, मतलब यहाँ भी 3 का गुणा किया गया है। 12 गुणा 3 होता है 36, तो यहाँ भी 3 का गुणा किया गया है। लेकिन 18 गुणा 3 48 नहीं होता है, 54 होता है। तो ये वाला गलत है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये आज के हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा और ये पूछा गया था CGSI मेंस 2023 में। तो हमें 16 और 21 में पैटर्न खोजना है और उसके हिसाब से 36 के साथ यहाँ कौन सी संख्या आएगी ये बताना है। तो 16 आपको पता होगा ये 4 का स्क्वायर होता है और यहाँ जो 36 लिखा हुआ है ये 6 का स्क्वायर होता है।
तो ये तो हमने पता कर लिया। अब जब यहाँ 4 का स्क्वायर है, यहाँ 6 का स्क्वायर है, तो यहाँ 5 का स्क्वायर होना चाहिए। लेकिन यहाँ 5 का स्क्वायर हो जाता है 25, लेकिन 25 नहीं लिखा हुआ है, 21 लिखा हुआ है। मतलब 5 का स्क्वायर तो था, लेकिन इसमें 4 माइनस करके 21 लिखा हुआ है। तो यहाँ आ गया था 4 का स्क्वायर, यहाँ 5 का स्क्वायर, यहाँ 6 का स्क्वायर, तो यहाँ आना चाहिए 7 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, लेकिन यहाँ 5 के स्क्वायर में 4 माइनस किया गया था, तो यहाँ 7 के स्क्वायर में हम 6 माइनस कर देंगे। क्योंकि यहाँ 7 का स्क्वायर था और यहाँ 6 था, तो 7 के स्क्वायर में 6 माइनस कर देंगे। तो जब हम 49 में से 6 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 43। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 43। तो इस प्रकार हमने यहाँ लगभग 90 सवाल हल कर लिए हैं जो एनालॉजी से संबंधित CGPSC और व्यापम के प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए थे। अगर आप इन सभी सवालों को एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको एग्ज़ाम में पैटर्न खोजने में बहुत अधिक आसानी होने वाली है। तो अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में रीजनिंग के एक नए टॉपिक के साथ।